गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। आवाज आ गुड रही है? इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। यस सर। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। यस सर। क्या पढ़ाना है आज? इसमें ऑफलाइन वाले भी लोग, इसमें ऑफलाइन वाले भी लोग हैं? यस सर। हाँ सर। अच्छा, बहुत कम लोग गुड क्लास इवनिंग करते हैं अभी। अभी 34 ही लोग दिख रहे हैं केवल। इतने तो ऑनलाइन वाले ही होते थे। एवरेज इतने ही रहते हैं सर। नहीं सर, अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। ऑफलाइन में तो बहुत है यार, 200 के आसपास है। वो सर हैं, बस नाम ही के हैं सर। हैं? नाम अच्छा, के ही हैं सर। क्लास में 40 ही लोग रहते हैं सर। 40 से 50 लोग। अच्छा, वीआईपी लोग हैं। अच्छा, चलिए ऐसा करते हैं बेटा,
एक दिन क्या करेंगे, पहले हम अपना पढ़ा लेंगे नोट्स, और एक दिन बेटा एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। तो आज अपना नोट्स पढ़ा देना, कल एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। ओके सर। तो आप लोग भी थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो एनसीईआरटी वाला हुआ रहता है ना, तो वो भी खत्म हो जाएगा। सर स्क्रीन बड़ा नहीं होता है सर? है? स्क्रीन लैपटॉप में छोटा स्क्रीन आता है। नहीं, इतना ही बड़ा है यार, इतनी बड़ी स्क्रीन ही है मेरी। आईपैड है ना। ओह, तो चलो बेटा हम लोग इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई? सबसे इक्विलिब्रियम में जाने के पहले बेटा एक ये गैस लॉ पढ़ लेते हैं, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। सर आवाज आ ऑफलाइन रही वालों के लिए आज, सर ऑफलाइन वालों के लिए आपकी पहली क्लास है ना आज? आज सबके लिए मेरी पहली क्लास है। केमिकल काइनेटिक्स तो ऑनलाइन, ऑफलाइन वालों को ऑफलाइन में करा दिया था। यस सर, यस सर। मेरे ख्याल से केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने ऑफलाइन में। यस सर सर। पढ़वा केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो गया था। सर केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया था। क्वेश्चन करा दिया था ना हमने। हाँ सर, शीट दिए थे, सॉल्व भी करा दिए थे। पूरी डिस्कस कर ली थी और पढ़ाया भी था। चलो फिर से पढ़ो, यस ठीक है? यस सर। और सर दूसरा एक दिन चैप्टर काहे दूसरा पढ़ा दे, ये दोबारा पढ़ लोगे तो दिक्कत है। नहीं सर। नहीं सर पढ़ा दीजिए, यही नहीं पढ़ाइए। सर रिवीजन हो जाएगा सर। अरे 2 दिन में, 2-3 दिन में हो जाएगा। एक दिन बेटा अपना नोट्स पढ़ा देते हैं, और एक दिन के नाम से वो आपका वो क्या कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ा देंगे, तब भी सर 3-4 दिन में। सर इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा दीजिएगा। सरफेस नहीं यार, अभी तो पहले आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे, फिर सरफेस। ठीक है सर। और सरफेस में क्या एनसीईआरटी पढ़ाना है? एनसीईआरटी पढ़ा देंगे, तुम क्या टेंशन ले रहे हो यार? एग्जाम जुलाई अगस्त से पहले नहीं होना है। ठीक है। हाँ, सर पहले फॉर्म तो आए। तो वही कह रहे हैं ना, ये सब होते होते जुलाई अगस्त हो जाएगा। अभी बताओ, मेडिकल कॉलेज में लड़के नहीं पहुंच पाए। आज 5 एडमिशन हुआ सर। है? 5 एडमिशन हुआ पहले दिन काहे के? मेडिकल में। अच्छा, चलो देखो भाई, सबसे पहले बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मालूम सबको है, बस एक बार रिवाइज करा दे। क्यों? क्योंकि जो भी बेटा केपी वाले क्वेश्चन होंगे सब में डाल्टन्स लॉ आपको याद करना है। काइनेटिक्स में भी डाल्टन्स लॉ का एप्लीकेशन आया था, वो वाला काइनेटिक्स वाला क्वेश्चन कर लिया था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था। कौन सा? एग्जाम्पल 2N2O5 gives 2N2O4 plus O2 वाला किया था। यस सर। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए उनको बेटा जरूर कर लेना, और जो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल दिया हो रिएक्शन रट लेना, ठीक है? देखो बेटा, डाल्टन्स लॉ बेटा हम लोग 2 फॉर्म में पढ़ते हैं। पहला, जैसे देखो एक ये बेटा वेसल है, इसमें 3 गैस ए बी सी है, ए बी सी तीनों का बेटा पार्शियल प्रेशर दिया है, क्या निकालना है? टोटल। तो बेटा डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? टोटल प्रेशर exerted by the mixture of non-reacting gases is equal to the
सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। लेकिन देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अगर आपके वेसल में, यहाँ देखो हमने 3 नॉन रिएक्टिंग गैसेस लिया है, तीनों का पार्शियल प्रेशर दिया है, तो टोटल प्रेशर क्या होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि ये जो डाल्टन्स लॉ है अमोनिया और HCl के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अमोनिया HCl से रिएक्ट करके क्या बनाती है, अमोनियम क्लोराइड, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से नहीं होती। तो रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, टोटल प्रेशर इनसाइड द वेसल इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। फिर बेटा दूसरा, अगर बेटा आपको टोटल प्रेशर दिया है, क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर। व्हेन टोटल प्रेशर इज गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर। तो देखो पी टोटल आपको कैपिटल पी दिया होगा, पार्शियल प्रेशर यानी ईच गैस का प्रेशर निकालना होगा। आपको क्या दिया होगा बेटा, ईच गैस के मोल दिए होंगे। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, मान लीजिए वेसल का वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, तो आइडियल गैस इक्वेशन बेटा PV बराबर nRT लगा दें। तो PA क्या होगा, N1 RT अपॉन V, PB N2 RT अपॉन V, PC N3 RT अपॉन V, P टोटल क्या होगा, तीनों का सम RT अपॉन V बेटा कॉमन ले लो। ठीक है, PT बराबर N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपॉन V। आप बेटा फर्स्ट को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट थी, इसको 4 से डिवाइड करो, तो PA अपॉन P टोटल क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। PA इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। वैसे भी आप सबको रटा होगा, ये तो डेरिवेशन था, वो तो ये नोट्स सब बनाए थे जब बिगनर को पढ़ा रहे थे ना, तो उसके लिए। बाकी ये तो आपको रटा होगा, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब देखो बेटा PA इक्वल टू क्या हुआ, XA इंटू P टोटल, PB इक्वल टू XB इंटू P टोटल, PC इक्वल टू XC इंटू P टोटल। तो क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है, XA क्या है, पार्शियल प्रेशर अपॉन P टोटल। कभी कभी बेटा दूसरी लैंग्वेज में मोल फ्रैक्शन की दूसरी लैंग्वेज है, कभी अगर पूछा जाए फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ए क्या होगा, तो इनडायरेक्ट बेटा वो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। ठीक है, और देखो बेटा मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल के, ठीक, और पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के। तो इससे बेटा एक स्टेटमेंट याद रखना, मिक्सचर में बेटा जिस गैस के मोल मैक्सिमम होंगे उसका मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा और उसका बेटा पार्शियल प्रेशर भी मैक्सिमम होगा। हायर इज द नंबर ऑफ मोल्स, हायर विल बी मोल फ्रैक्शन, हायर विल बी पार्शियल प्रेशर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अगर बेटा 3 गैसें हैं, देखो जैसे हमने 3 गैसें लिए, तीनों के मोल इक्वल, मोल फ्रैक्शन इक्वल, तो बेटा पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, इक्वल। ठीक है, फिर से देखो 3 गैस ABC है, तीनों के मोल इक्वल, मोल फ्रैक्शन इक्वल, इक्वल है तो कितना होगा 1/3, पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, इक्वल, और कितना होगा P टोटल डिवाइड बाई 3। ठीक है बेटा, बोलो भाई। यस सर। तो मेन बेटा ये स्टेटमेंट आपको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। याद रखो बेटा, जो रिलेशन गैसों के मोल में होता है वही मोल फ्रैक्शन में होता है, वही पार्शियल प्रेशर में होता है। अगर मोल इक्वल है, मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा। अगर एक का मोल दूसरे का डबल है, मोल फ्रैक्शन डबल होगा, पार्शियल प्रेशर भी डबल होगा। ठीक, जैसे हम लोग रिएक्शन में करते हैं ना कि रिएक्टेंट का X मोल टूटा, तो अगर मान लीजिए इनिशियली मोल ना देकर प्रेशर दिया तो हम लोग कहेंगे X ATM टूटा। तो जो रिलेशन मोल में वही मोल फ्रैक्शन में, वही बेटा पार्शियल प्रेशर में। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, 2 गैसें नियॉन और ऑक्सीजन है, नियॉन का बेटा इतना ग्राम है,
ऑक्सीजन का इतना ग्राम है, टोटल प्रेशर इतना है, ईच का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो पहले बेटा दोनों के क्या निकाल लोगे, मोल, फिर दोनों के क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन, फिर पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है भाई? यस सर। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी की प्रॉब्लम होगी जहां तक मेरा ख्याल है। दो गैस नियॉन ऑक्सीजन है, दोनों का ग्राम दिया है, ग्राम से क्या निकलेगा, मोल, मोल से क्या निकलेगा, मोल फ्रैक्शन, और पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है भाई? यस सर। ये एनसीईआरटी सर। की ही प्रॉब्लम है, गैस लॉ से लिया है हमने इसको। तो फिर से देखो बेटा, एक चीज इस पे अटेंशन पे करिएगा, टोटल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ अमोनिया और HCl के लिए बेटा अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए अप्लीकेबल है। और अगर बेटा टोटल प्रेशर दिया है, पार्शियल निकालना है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है? पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर का दूसरा नाम बेटा मोल फ्रैक्शन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ए। और बेटा ये याद रखना, जिस गैस का मोल ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। यानी बेटा जो रिलेशन मोल में वही मोल फ्रैक्शन में वही पार्शियल प्रेशर। अब आइए बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। सर वो एप्लीकेबल किसके किसके लिए नहीं, अमोनिया और HCl? हाँ, अमोनिया और बेटा आपने लैब में कभी गए हो कि नहीं? सबसे पहला एक्सपेरिमेंट यही कराया जाता है कि जैसे एक अमोनियम सॉल्ट को गर्म किया, अमोनिया गैस निकली, तो HCl से भीगी हुई रॉड उसके पास लाओगे ना, तो और व्हाइट फ्यूम्स बनती है। तो रूम टेम्परेचर पर अमोनिया HCl से रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है। तो डाल्टन्स लॉ बेटा इस कॉम्बिनेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है? ओके। अब आइए बेटा, ये हमने बेटा इसलिए बताया क्योंकि न्यूमेरिकल में डाल्टन्स लॉ बहुत यूज होगा। जिसमें भी केपी निकालना होगा, जहां भी प्रेशर होगा, वहां हम बात किसकी करेंगे, डाल्टन्स की। अब आइए केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की। सबको मालूम है रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में होती है। ए टू बी को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड, बी टू को क्या बोलते हैं, बैकवर्ड। यानी बेटा जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन which occur in both direction, forward as well as backward। और याद रखो बेटा, अगर आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल है तो पक्की बात है उसमें बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। यानी बेटा ध्यान रखो, केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो सर्टेनली उसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। और बेटा अगर एक वेसल में रिएक्शन हो रही है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, सर्टेनली बेटा वो रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल। फिर देखो बेटा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए बेटा जरूरी है कि वेसल शुड बी क्लोज। ओपन वेसल में रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती बताओ बेटा? क्योंकि सर गैसियस प्रोडक्ट वहां से प्रोडक्ट इवेपोरेट निकल कर जाएंगे। जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि मोस्टली रिएक्शन का प्रोडक्ट बेटा क्या होता है, गैस। और अगर वेसल ओपन है तो प्रोडक्ट बेटा एस्केप कर जाएगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इन ओपन वेसल रिवर्सिबल रिएक्शन जनरली डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, डू नॉट टेक प्लेस। देखो जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हो, CO2 मिल रहा है। अगर वेसल बेटा ओपन है तो CO2 बेटा कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी। तो अब आप जरा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक रिवर्सिबल रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल बनाना चाहते हैं, 100% कंप्लीट करना चाहते हैं विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। बताइए हाउ इट इज पॉसिबल? प्रोडक्ट को एक रिमूव करते जाइए सर। बिल्कुल सही, एक प्रोडक्ट को लगातार रिमूव करते रहिए।
प्रोडक्ट लगातार रिमूव करते रहोगे, बैकवर्ड Forward रिएक्शन reaction. नहीं होगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी? इरिवर्सिबल 100%। और किस प्रोडक्ट को आसानी से हटाया जा सकता है? गैसेस जिसकी प्रोडक्ट को फिजिकल स्टेट गैस। फिर देखो बेटा, इरिवर्सिबल रिएक्शन, the type of chemical reaction which occur in forward direction only. No chemical equilibrium is exist, 100% complete, no need of closed vessel. तो बेटा इस पूरे डिस्कशन में आपको क्या याद रखना है? केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल है तो सर्टेनली बेटा उसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। या इसका उल्टा, एक वेसल में एक रिएक्शन हो रही है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस बेटा वो रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल। क्लियर? और रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती। ठीक है भाई? और इसके बारे में डिटेल आगे और पढ़ेंगे। अब आइए बेटा, एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहला, कंप्लीट थोड़ा इधर लिखा हुआ है, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन और हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट कंबस्शन बेटा? तो CO2 जितना भी कंपाउंड है सब CO2 में कन्वर्ट है। कार्बन शुड बी कन्वर्टेड इनटू CO2, हाइड्रोजन शुड बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। ठीक है बेटा? तो देखो, कंप्लीट कंबस्शन इरिवर्सिबल होता है, लेकिन पार्शियल होगा तो बेटा रिवर्सिबल होता है। ठीक है? फिर देखो, रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। और याद रखना बेटा, जब एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो जब बेटा एसिड स्ट्रॉन्ग होती है, बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होती, यानी सॉल्ट वाटर से रिएक्ट नहीं करता, यानी बेटा कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होती। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होता। और याद रखना बेटा, सेकेंड ग्रुप के बेस को सॉल्ट में बेटा क्या लेना? वीक बेस। समझ गए? बोलो। यस सर। MgCl2 ये किसका सॉल्ट है? इसका नेचर कैसा होगा? हाइड्रोलाइज हो जाएगा। एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ केटायन। तो वही बताना चाह रहे हैं कि अगर बेटा सेकेंड ग्रुप में, अगर सॉल्ट में सेकेंड ग्रुप का केटायन है तो उसको बेटा वीक बेस का केटायन मानना, स्ट्रॉन्ग का नहीं। ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होता है, ना तो केटायन हाइड्रोलाइज होता है ना एनायन। सॉल्यूशन ऑलवेज कैसा होता है? न्यूट्रल। पीएच क्या होती है? 7। लेकिन बेटा MgCl2 में Mg+ हाइड्रोलाइज होता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण से नेचर कैसा होता है? एसिडिक। क्लियर भाई? फिर देखो बेटा, आयनिक रिएक्शन। आयनिक मतलब जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बीच में होती है, या बेटा जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन होता है, जनरली बेटा वो क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट में NaCl डालोगे, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बने, ये बेटा इरिवर्सिबल है। BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl इरिवर्सिबल। तो देखो बेटा, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम which is a characteristic of reversible reaction। तो आगे बेटा न्यूमेरिकल में जितनी भी रिएक्शन आएंगी सब रिवर्सिबल होंगी, तो वो हम लोग को ऐसे ही याद हो जाएंगी। आपको अटेंशन केवल किस पे पे करना है? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पे। तो क्या क्या याद रखोगे? कंबस्शन ऑफ कार्बन और हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। केवल स्ट्रॉन्ग बेस किसको लोगे बेटा? फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड को। आयनिक रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिर बेटा आप सबको मालूम है एक्टिव मास, काइनेटिक्स में ही बताया था। एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, जिसको आप बेटा क्या बोलते हो? मोलैरिटी। कैपिटल ब्रैकेट से शो करते हैं 2 लाइन से। बस यहाँ पर अंतर बेटा सिर्फ मोलैरिटी ये है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो वेसल का वॉल्यूम होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं।
वेसल का वॉल्यूम। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, एक बेटा ये वेसल है, नाइट्रोजन 56 ग्राम है, हाइड्रोजन 20 ग्राम है, अमोनिया 85 ग्राम है, वेसल का वॉल्यूम 2 लीटर है, कह रहा ईच का एक्टिव मास बताओ। देख लो सही निकला हुआ है, कैलकुलेट करके मन में देखो। बोलो भाई सही निकला है सब में, बोलो यार। यस सर। नाइट्रोजन का बस सही सही निकला, है। देखो 56 मास हो गया, 28 मोलर Yes, मास sir. हो गया, वॉल्यूम 2, तीनों वैल्यू सही है। तो सही है, तो सही है। यस सर हम्म। सही है। चलिए फिर देखो बेटा, अगर फिजिकल स्टेट गैस है तो मोल पर लीटर बेटा किससे रिप्लेस कर देना, एटीएम से। क्यों? पीवी बराबर एनआरटी, पी बराबर एन अपॉन वी इंटू आर टी। एन अपॉन वी बेटा क्या होता है, एक्टिव मास। आर देखो कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, एक्टिव मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर ओनली फॉर गैस। ठीक है, मतलब बेटा इसका क्या है, अगर प्रेशर डबल करोगे तो एक्टिव मास डबल, प्रेशर आधा करोगे तो एक्टिव मास आधा। ठीक है, तो एक्टिव मास को बेटा पी अपॉन आर टी भी कहीं कहीं कहते हैं। ठीक, आप सबको वैसे भी मालूम है, एक्टिव मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। और ये बेटा लाइन हमेशा याद रखना, अगर बेटा फिजिकल स्टेट गैस है तो जो रिलेशन प्रेशर में होता है वही बेटा मोल में होता है, जो रिलेशन मोल में वही उनके पार्शियल प्रेशर। फिर आइए बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन, ऑलरेडी काइनेटिक्स में बहुत पढ़ रखा है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant. Higher is the concentration, higher will be product. Sorry, higher will be rate of reaction. Rate of reaction का मतलब change of concentration per unit time. Rate बताओ बेटा, rate of reaction की unit order पे depend करती है? नो सर। यस सर। नहीं करती, yes सर बोल रहा हूँ। सर नहीं करती। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती बेटा। अच्छा ये बताओ, आप पोजीशन ए से पोजीशन बी में जा रहे हैं, ये डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। अब बेटा चाहे ये डिस्टेंस आप प्लेन से कवर कर लो, ट्रेन से कवर कर लो, बाइक से कवर कर लो, कार से कवर कर लो, स्पीड की यूनिट तो बेटा यही रहेगी ना, या मीटर पर सेकेंड होगी, कभी किलोमीटर का स्क्वायर थोड़ी हो जाएगी, या आवर का स्क्वायर थोड़ी हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बेटा ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती। बताओ बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट किस ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के बराबर होती है? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो बताओ जरा, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ का फॉर्मूला। ए नॉट बाई 2k। A naught upon 2K. 75% का टाइम बताओ जरा, बिना पेन चलाए। 2t। 2t सर। 2k। वो तो फर्स्ट ऑर्डर का है। भैया हमने पेन चलाने के लिए मना किया, दिमाग चलाने के लिए नहीं। 3a/4। देखो बेटा, जीरो ऑर्डर में बताया था ना रेट कैसा होता है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म है तो यूनिटरी मेथड लगा लो ना। 50% का टाइम कितना है, A/2 के, तो 3/4 के। बिल्कुल सही। 25% का टाइम क्या होगा, A/4 के। 1/4 सर। 75% का टाइम क्या होगा, 3A/4 के। 3/4। 100% का टाइम क्या होगा, हाफ लाइफ का डबल कर दो, A/K हो गया। बताओ जरा 10% का टाइम। सर एक बार फिर से बात। भाई ये 50% का टाइम है, याद है कि नहीं? यस सर। बोलो भाई। यस सर। यस सर। सबको मालूम है जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ का फार्मूला A/2 के। यस सर। बेटा जीरो ऑर्डर में रेट यूनिफॉर्म होता है, तो यूनिफॉर्म होने के कारण हमें सुविधा क्या मिलती है, यूनिटरी मेथड लगाने की।
जैसे 5 रुपए में एक पेंसिल मिलती है तो 10 पेंसिल कितने मिलेगी, 50 की, यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग। तो वही यहाँ पर करो, 50% का टाइम A/2 के है, 100% का कोई पूछ रहा तो 100 50 का क्या होता है, डबल, 2 का गुणा कर दो, A/K हो गया। अब A/K 100% का टाइम है, अब कह रहा 25% का टाइम बताओ, हाफ लाइफ का आधा कर दो, A/4K हो गया। A/4 75% का टाइम पूछ रहा, 25 का 3 गुना कर दो, 3/4K हो गया। अब कह रहा बेटा 10% का टाइम बताओ, 50 को बेटा 10 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा बोलो, A/10K। A/10K। A/10K, बस हो गया। चलिए, ये सब ऑलरेडी आपको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, ये सब आपको आता है। और लेकिन ध्यान रखना, लॉ ऑफ मास एक्शन से जो रेट लेते हैं वो कैसा होता है, आइडियल, थियोटिकल। बताओ बेटा वो एक्चुअल कब होता है, जीरो ऑर्डर के लिए। सिंगल स्टेप रिएक्शन एलिमेंट एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। देखो ये रिएक्शन है, ये इसका रेट लॉ कब होगा, जब ऑप्शन में नन नहीं हो, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं हो, आंसर देना ही हो, तब ये आंसर है। वैसे आप एलिमेंट्री के लिए भी कह रहे हो, सही है, क्योंकि एलिमेंट्री में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बेटा क्या होता है, सेम। ठीक है भाई, ये सब ऑलरेडी आपको काइनेटिक्स में बता चुके हैं। अब आइए बेटा स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, A + B गिव्स C + D। फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट KF है, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट KB है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, फॉरवर्ड का रेट बेटा किस पे डिपेंड करेगा, A और B पर, बैकवर्ड का किस पे डिपेंड करेगा, C और D पर। तो फॉरवर्ड के लिए बेटा रेट लॉ क्या होगा, RF = KF A × B। बैकवर्ड के लिए क्या होगा, RB = KB C × D। ठीक है, अब देखो बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम A और B क्या होगा, डिक्रीज, C और D क्या होगा, इंक्रीज। तो फॉरवर्ड का रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बैकवर्ड का रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो देखो बेटा, यहाँ दो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो रही हैं। फॉरवर्ड की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घट रही है, बैकवर्ड की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रही है। तो बेटा जब दो अपोजिट रिएक्शन एक साथ होती है, एक की वेलोसिटी घट रही, दूसरे की बढ़ रही है, तो आफ्टर सम टाइम एक मोमेंट ऐसा जरूर आएगा जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम, यानी RF किसके बराबर हो जाएगा, RB के। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इन दोनों ग्राफ को बेटा एक ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। देखो, फॉरवर्ड की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा डिक्रीज कर रही, बैकवर्ड की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज कर रही। आफ्टर सम टाइम दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, इक्वल। जहां पर RF = RB होता है, वहां पर क्या एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम। उसको क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, द मोमेंट इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन वेलोसिटी ऑफ टू अपोजिट रिएक्शन आर सेम। तो किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में वो मोमेंट जब दोनों रिएक्शन की वेलोसिटी बेटा क्या होती है, सेम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आइए बेटा कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। पहला, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरा बेटा, देखो बेटा, जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो बेटा आप सबको मालूम है इक्विलिब्रियम किस टाइप की रिएक्शन में एग्जिस्ट करता है, रिवर्सिबल में। कभी भी बेटा वो 100% कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है,
तो देखो बेटा, जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो बेटा वेसल में बचा हुआ रिएक्टेंट होता है, बना हुआ प्रोडक्ट होता है, और दोनों की कंसेंट बेटा टाइम के साथ चेंज नहीं होती। बेटा माइक किसका ओपन है? माइक बंद कर लो भाई। एट इक्विलिब्रियम वेसल में बेटा बचा हुआ रिएक्टेंट होता है, बना हुआ प्रोडक्ट होता है, और दोनों की कंसंट्रेशन बेटा टाइम के साथ चेंज नहीं होती। क्लियर भाई? बोलो। यस सर। अब जैसे देखो, ये A प्लस बी गिव C प्लस डी, 4 मोल आपने A का लिया, 4 मोल B का लिया, 0-0। एट इक्विलिब्रियम मान लो बेटा A का 1 मोल खर्च हुआ, तो B का 1 मोल खर्च होगा, C का 1 मोल बनेगा, D का 1 मोल। तो देखो बेटा, A का बेटा कितना बचा? 3 मोल। इसका कितना बना? 3। इसका बना 1, इसका 1। तो बेटा अब जैसे 10 मिनट पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट किया, तो ये चारों का अमाउंट था। अब बेटा इसको चाहे आप 20 मिनट पे चेक कर लो, 30 मिनट पे चेक कर लो, 40 मिनट पे चेक कर लो, आपका ये अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कभी भी चेंज नहीं होगा, अनलेस कि आप इक्विलिब्रियम को चेंज ना कर रहे हो। ठीक है भाई? हेलो? यस सर। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इक्विलिब्रियम पर वेसल में बचा हुआ रिएक्टेंट होता है, बना हुआ प्रोडक्ट होता है, और दोनों की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होती। फिर बेटा इक्विलिब्रियम पर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है? 0। रिमेंबर, डेल्टा G 0 होता है, डेल्टा G नॉट 0 नहीं होता। डेल्टा G नॉट का मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, यानी आपने फ्री एनर्जी चेंज कब निकाला है? 25 डिग्री C 1 atm प्रेशर पर। ठीक है? तो आपको क्या याद रखना है? इक्विलिब्रियम पर डेल्टा G 0 होता है, डेल्टा G नॉट नहीं। और एक बात ध्यान रखना, जब डेल्टा G 0 होता है यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, यानी RF इक्वल टू RB होता है। इसका एक दूसरा मतलब क्या है? ना तो बेटा फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस होती है, ना बैकवर्ड। ये ध्यान रखिएगा। और बाकी ये मालूम होगा, डेल्टा G लेस देन 0 निगेटिव, फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस फेवरेबल, डेल्टा G ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, बैकवर्ड यानी नॉन स्पॉन्टेनियस अनफेवरेबल। देखो बेटा, यहाँ पर फेवरेबल अनफेवरेबल वर्ड यूज किया जाता है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही तो फेवरेबल, बैकवर्ड जा रही तो अनफेवरेबल। ठीक है? अनफेवरेबल का मतलब बैकवर्ड और फेवरेबल का मतलब फॉरवर्ड। फेवरेबल को हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलते हैं और अनफेवरेबल को हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। और एक चीज और, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में तो आइडिया है ही आपको। बताओ बेटा, आपके पास एक रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताओ बेटा। रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल में इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलो। सर डेल्टा G इज इक्वल टू -FNF इन नॉट सेल। अरे बाबू, हम फार्मूला नहीं पूछ रहे हैं, कंडीशन पूछ रहे हैं। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी सर, डेल्टा एच। अरे भैया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूछ रहे हैं मालिक। सर डेल्टा G 0 होगा तो डेल्टा G डेल्टा जी नॉट 0 माइनस डेल्टा NG RTLN3। क्या पूछ रहा हूँ और क्या आप लोग बता रहे हो? सर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एक ये सही आंसर आया। ये नहीं पढ़ा है ई सेल इक्वल टू 0? अरे यार, डेल्टा G बराबर माइनस Yes, NFE sir. होता है। सर अगर ये सर 0 है तो ये 0 नहीं डेल्टा होगा। G भी 0 होगा और सर ई सेल भी 0 होगा, डेल्टा G भी। तो
डेल्टा जी तो हर एक में 0 हुआ, उसी से कंडीशन ये नहीं निकाल पा रहे हो कि सेल 0 होगा। ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल विल बी 0। और याद क्या रखना है, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नॉट नहीं। इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 होता है, ई नॉट सेल 0 नहीं होता है। समझ गए? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। आप सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हो? यस बोलो। सर। यस सर। हाँ यस सर। सर। आपके जो मोबाइल की बैटरी है, किसका एग्जाम्पल है? रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल का। जो बैटरी चार्ज हो सकती है वो सब क्या है, किसका एग्जाम्पल है? रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल का। तो बताओ, आपके जो मोबाइल की बैटरी है उसमें इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करेगा? प्रैक्टिकली। ईएमएफ जब 0 हो जाएगा उसमें। प्रैक्टिकली, ये नहीं कि ईएमएफ ऑफ सेल 0 बता रहा हूँ। आपको कब एहसास होगा कि इक्विलिब्रियम हो गया? फुल चार्ज। चार्ज हो जाएगा। स्विच ऑफ ऑफ हो हो जाएगा। जाएगी। फुल चार्ज नहीं, फुली डिस्चार्ज पे होता है। फुल्ली स्विच डिस्चार्ज। ऑफ। जब मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। क्यों? क्यों फुल डिस्चार्ज हो जाता है? देखो, आयंस का मूवमेंट। नहीं यार, करंट का फ्लो कब होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। यस सर। यस सर। अभी एक बच्चे ने आंसर बताया, बहुत अच्छा बताया था कि दोनों हाफ का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। तो या तो बेटा दोनों हाफ का रिडक्शन पोटेंशियल सेम होगा, या दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम होगा, जिसके कारण ई सेल क्या होगा? 0। और बेटा अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना? यस। तो पहली चीज क्या रखोगे? ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल शुड बी 0, या फिर सेल इज फुली डिस्चार्ज, या फिर आइदर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ हाफ सेल आर सेम और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ हाफ सेल आर सेम। ठीक बेटा? यस सर। चलिए, अब आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। बेटा कोई रिवर्सिबल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, ये बेटा एनसीईआरटी जब बढ़ाएंगे तो उसमें काफी अच्छा डिटेल में थ्योरेटिकल दिया हुआ है। शुरू के 4 पेज थ्योरी है, लेकिन अच्छा उन्होंने समझाया है, तो हम लोग कल इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे समझ लीजिए, केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर मतलब बेटा जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है तो आरएफ इक्वल टू आरबी होता है। तो हमें बाहर से क्या लगता है कि रिएक्शन रुकी हुई है, लेकिन रिएक्शन रुकती नहीं है, इक्वल एंड अपोजिट स्पीड से चलती रहती है। तो बेटा चाहे बेटा इक्विलिब्रियम फिजिकल हो या केमिकल, हमेशा बेटा वो डायनामिक होता है। ठीक? फिर देखो, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम एनी साइड। इसको भी एनसीईआरटी में बहुत अच्छा समझाया है, 2-3 एग्जांपल लेकर समझाया उन्होंने। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम एनी साइड, आइदर स्टार्टिंग विथ रिएक्टेंट और स्टार्टिंग विथ प्रोडक्ट। ये बेटा कोई कंपल्सन नहीं कि आपको रिएक्टेंट से ही रिएक्शन को स्टार्ट करना है। जैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, आप चाहो तो एक पर्सन ने ए और बी से स्टार्ट किया, सी और डी प्रोड्यूस किया, दूसरे ने दूसरे वेसल में सी और डी से स्टार्ट किया, ए और बी प्रोड्यूस किया। दोनों में बेटा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग। बताओ बेटा दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होगा? बराबर बोलो। होंगे सर। इनवर्स का। इनवर्स का। इनवर्स होगा बाबू, दिमाग मस्त चलाओ। रिलेशन। अरे भाई, जिसने ए और बी तो वही तो इनवर्स होगा। दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक दूसरे का रिवर्स होगा। फिर देखो बेटा, एक केमिकल इक्विलिब्रियम 5 तरीके हैं जिससे आप चेंज कर सकते हो। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ वेसल। 5वां बोलो। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस का inert gas। एडिशन। ब्लड गाइडेशन। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है बेटा? जरा बताओ 5 कौन कौन से? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम,
इनर्ट गैस का एडिशन। concentration of reactant and product. बिल्कुल सही, 5 हो गए। अब देखो बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम किन बातों पे डिपेंड नहीं करता। पहला क्या है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरा बेटा कैटालिस्ट। तीसरा टाइम। चलो, कैटालिस्ट बताओ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब क्यों नहीं करता। क्योंकि वो पार्टिसिपेट सर क्योंकि वो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के सर वो बस टाइम जल्दी ले आता है इक्विलिब्रियम का। रेट बढ़ाता है सर खाली। अब मेरा एक क्वेश्चन सुनिए, कैटालिस्ट अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट है, रिवर्सिबल में डालते हो, तो बेटा फॉरवर्ड का भी रेट बढ़ाता है, बैकवर्ड का भी रेट बढ़ाता है, विथ सेम मैग्नीट्यूड। तो बताओ सेम मैग्नीट्यूड में क्यों बढ़ाता है। सर क्योंकि इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम होता है। फिर वही बात, ओवरऑल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना। फिर वही बात। क्वेश्चन मेरा समझ नहीं रहे हो तुम। मैंने क्वेश्चन पहले सुनो मेरा। एक पॉजिटिव कैटालिस्ट फॉरवर्ड के लिए भी पॉजिटिव होता है, बैकवर्ड के लिए भी पॉजिटिव होता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट को सेम मैग्नीट्यूड में बढ़ाता है, क्यों। एक्टिवेशन एनर्जी सेम होता है सर थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम करता है, जिससे दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी सेम अमाउंट से कम होने लगती है। बिल्कुल सही। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में एक अल्टरनेट पार्ट डेवलप होता है, बताया था। तो उसमें क्या है, थ्रेशोल्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की सेम मैग्नीट्यूड में घटती है। एक्टिवेशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का सेम मैग्नीट्यूड में घटता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम मैग्नीट्यूड में बढ़ता है। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। फिर देखिए बेटा, तो 3 फैक्टर हैं जिन पर इक्विलिब्रियम डिपेंड नहीं करता। 5 फैक्टर है जिस पर इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है, और इन 5 को हम लोग डिटेल में किससे डिस्कस करते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल। और ली चैटलियर प्रिंसिपल बेटा सिंपल एक लाइन का प्रिंसिपल है। अगर आपको किसी चीज का नुकसान होता है, तो बताओ बेटा ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, नुकसान की भरपाई। नुकसान की भरपाई करना। यानी वो रिएक्शन होती है जिससे वो भरपाई हो जाए बेटा, ठीक, चाहे फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड। और अगर बेटा किसी चीज का गेन होता है, तो ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, उसको कंज्यूम करने की। तो अगर रिएक्शन को फायदा होगा, तो वो रिएक्शन होगी जिसमें वो कंज्यूम हो जाए। सिंपल सा एक लाइन का प्रिंसिपल है। अब इसको 5 में अप्लाई करेंगे हम लोग आगे। फिर आइए बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो बेटा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। सर कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे सर वो डिपेंड नहीं करता सर, ये समझा दीजिए तो। क्या सर इनर्ट नहीं, गैस, हाँ सर। इनर्ट गैस वाला, अरे आगे सब समझाएंगे यार। ओके सर। अभी तो आज शुरुआत हुई है। हमने क्या बोला, सिंपल सा एक लाइन का प्रिंसिपल है। अगर किसी चीज का नुकसान होगा, वो रिएक्शन होगी जिसमें वो नुकसान की भरपाई हो जाए, यानी वो प्रोड्यूस हो जाए। और अगर किसी चीज का गेन होता है, वो रिएक्शन होगी जिसमें वो कंज्यूम हो जाए। चाहे उसमें आप टेम्परेचर का इफेक्ट देखो, चाहे प्रेशर का देखो, चाहे वॉल्यूम का देखो, चाहे इनर्ट गैस का, कुछ भी देखो। ठीक, बाकी थोड़ा उसमें डिटेल में और आएंगे आगे। देखो बेटा ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, आर एफ क्या होगा, के एफ ए इंटू बी। आर बी क्या होगा, के बी सी इंटू डी। इक्विलिब्रियम पर बेटा दोनों क्या होंगे, इक्वल। इक्वल कर दिया, के एफ और के बी को एक तरफ लिख लिया, दूसरी तरफ बेटा ये हो गया। के एफ बेटा क्या है, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट। के बी क्या है, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट। दो कांस्टेंट का रेशियो बेटा कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एक डेफिनेशन क्या बनी, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट का रेशियो है, के एफ अपॉन के बी। और याद रखना, काइनेटिक्स में मैंने बताया था
जो रेशियो बेटा रेट में होता है वही बेटा रेट कांस्टेंट में होता है। अगर आपसे कहा जाए एक रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड का 10 टाइम्स है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। RF इक्वल टू 10 RB, RF अपॉन RB बेटा कितना हुआ? 10। 10 तो वही KF अपॉन KB हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये देखो बेटा इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है, जो रेशियो रेट में वही बेटा रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो और दूसरी बेटा डेफिनेशन, अब इसकी जगह K लिख दिया, इससे बेटा क्या डेफिनेशन बनेगी? रेशियो ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो बताओ, अगर एट इक्विलिब्रियम की जगह एनी टाइम लिख दें तब इस रेशियो को क्या कहते हैं? QC Q रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोसेंट। तो बेटा किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोसेंट Q और Kc का फार्मूला क्या होता है? सेम। अगर उस फार्मूले में आप कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम की रखोगे तो रेशियो कहलाएगा Kc, और अगर एनी टाइम का रखोगे तो क्या कहलाएगा? Q, और इक्विलिब्रियम पर Q बराबर क्या होता है? Kc। फिर देखो बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरीके का, एक Kc और एक Kp। C का मतलब कंसंट्रेशन, P का मतलब प्रेशर। लेकिन ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना प्रेशर पे। Kc का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशन इज टेकन इन मोल पर लीटर। Kp का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन पार्शियल प्रेशर इज टेकन ATM मिलीमीटर। ठीक है, फिर देखो मेथड टू राइट। हाँ बोलो बेटा। सर आपने जो लिखा रेट फॉरवर्ड इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ रेट बैकवर्ड है, तो ये तो इक्विलिब्रियम पे रेट फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए थोड़ी है, इक्विलिब्रियम तो हर किसी का RF बराबर RB होगा, तो क्या हर एक का K1 होगा? बोलो। एट एनी टाइम पे लिया ना उसने। ओके सर। फिर देखो, मेथड टू राइट रिलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए गिवन रिएक्शन, सबको लिखना आता है। प्रोडक्ट बेटा न्यूमरेटर में लिखा जाता है, रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, और स्टाइकियोमेट्री कहाँ जाती है? पावर में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर बेटा हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, चाहे वो सॉलिड गैस हो या सॉलिड लिक्विड हो या लिक्विड गैस हो, अगर प्योर लिक्विड है, ठीक है ना, प्योर सॉलिड है, तो बेटा एक्टिव मास के फार्मूले में, सॉरी Kc के फार्मूले में नहीं आता है। जैसे CaCO3 गिव CO प्लस CO2, तो Kc बेटा क्या होगा? एक्टिव मास ऑफ CO2, ना CaCO3 ना CO। अब जैसे ये होमोजीनियस है, सब कुछ आएगा। तो याद रखो, प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड कभी भी ना तो Kc के फार्मूले में आते हैं ना Kp के फार्मूले में तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि फिजिकल लिक्विड का प्रेशर लेते नहीं है, सॉलिड के पास प्रेशर होता नहीं है। ठीक, Kc के फार्मूले में नहीं आएंगे। देखो बेटा H2O अगर लिक्विड है तो फार्मूले में नहीं आएगा, हेट्रोजीनियस में। होमोजीनियस में तो आ जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना, अगर वाटर लिक्विड स्टेट है होमोजीनियस रिएक्शन में तो Kc के फार्मूले में आएगा, लेकिन हेट्रोजीनियस के अगर है तो नहीं आएगा। फिर देखो बेटा Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर m1, पार्शियल प्रेशर D की पावर m2, पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर n1, पार्शियल प्रेशर B की पावर n2। अब जैसे ये रिएक्शन है, ये देखो Kp का फार्मूला है, ये रिएक्शन है हेट्रोजीनियस, Kp और Kc का फार्मूला है। ये तो सब लिखना आता है आप लोगों को। फिर रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर ए गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन, देखो ये Kc का फार्मूला है, ये Kp का फार्मूला, ये कन्वर्जन कोई जरूरत नहीं है आपको सब करने की।
ठीक है, आप डायरेक्ट बेटा ये फॉर्मूला याद रखो, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng। बस इंपॉर्टेंट बात बेटा ये डेल्टा Ng निकालना है। ठीक है, डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। नो सॉलिड नो लिक्विड। Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng। बस यहाँ देखो R की यूनिट हमेशा बेटा 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन में लेना। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर इन केल्विन। बाकी डेल्टा Ng बराबर 0, Kp बराबर Kc। डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 डिसोसिएशन एंडोथर्मिक, Kp ग्रेटर देन Kc। डेल्टा Ng लेस देन 0, Kp लेस देन Kc। याद रखो बेटा, डेल्टा Ng इक्वल टू 0 हो या लेस देन 0 उसको बोलते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन बेटा जनरली क्या होती है? एक्सोथर्मिक। डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 को बोलते हैं डिसोसिएशन, क्या होती है? एंडोथर्मिक। अब जैसे कोई हैबर प्रोसेस है, इसका डेल्टा Ng -2, आपसे कह रहा Kp अपॉन Kc बताओ, तो RT की पावर -2 हो जाएगा। फिर बेटा अगर आपको किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के Kc या Kp की यूनिट निकालनी है तो तुरंत बेटा डेल्टा Ng निकालना। Kc की यूनिट मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng, Kp की यूनिट एटीएम की पावर डेल्टा Ng या मिलीमीटर की पावर डेल्टा Ng। बताओ बेटा हैबर प्रोसेस में Kc की यूनिट, हैबर प्रोसेस में Kc की यूनिट, हेलो, यस मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2। -2। डेल्टा Ng बेटा -2 है ना इसका, तो लीटर स्क्वायर मोल के पावर -2। या ऐसे लिख लो, लीटर पर मोल पर -2। ठीक है। फिर देखो बेटा, अब जैसे ये है बेटा C सॉलिड प्लस CO2 गिव 2CO, कह रहा Kc की यूनिट और Kp की यूनिट बताओ। डेल्टा Ng निकाला बेटा 1, तो Kc की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर, Kp एटीएम और मिलीमीटर। अब देखो बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन बातों पे डिपेंड करता है और किन पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इसको बेटा आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसी पर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। दूसरा बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब बताओ, काइनेटिक्स में क्या बताया था? जो काइनेटिक्स में था वही यहाँ पर है, फिजिकल स्टेट, पार्टिकल साइज। ठीक है बेटा। यस सर। फिर बेटा मॉड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मॉड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब आपने किसको रिएक्टेंट माना है, किसको प्रोडक्ट माना है। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये सब डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो बताओ बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम कितनी बातों पे डिपेंड करता है? सर 5 बातें। और कितनी बातें थी जिन पे डिपेंड नहीं करता? 3। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा वैसे जो कॉमन वेरिएबल देखा जाए तो केवल टेम्परेचर। कॉमन वेरिएबल में केवल किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। फिर देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन पे डिपेंड नहीं करता? देखो केमिकल इक्विलिब्रियम 5 पे डिपेंड करता है, 3 पे डिपेंड नहीं करता। केवल टेम्परेचर एक फैक्टर है जिस पर दोनों करते हैं। तो देखो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, वेसल के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इनर्ट गैस चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, कैटालिस्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा।
अब कोई अगर आपसे बेटा ये पूछे कि बताओ बेटा कैटालिस्ट पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों नहीं डिपेंड करता, तो आप क्या बोलोगे? केसी बेटा क्या होता है? के एफ अपॉन के भी होता है। तो अगर बेटा पॉजिटिव कैटालिस्ट है तो मान लो फॉरवर्ड को उसने 2 गुना किया, तो बैकवर्ड को बेटा कितना करेगा? 2 गुना करेगा। बोलो। यस सर। यस सर। तो रेशियो बेटा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक। यस सर। फिर देखो बेटा, बोथ इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर 2 डिफरेंट थिंग। दोनों को मिक्स मत करना। इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 अलग अलग चीजें हैं। मैंने जैसे काइनेटिक्स में बताया था, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन 2 अलग चीजें हैं। रेट कांस्टेंट बेटा केवल 3 बातों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर और कैटालिस्ट, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन 7 बातों पे डिपेंड करता है। बोलो बाकी 4 कौन सी थी? कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टाइम। ठीक। यस सर। फिर देखो बेटा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, बताओ किससे चेंज होगा? केवल टेम्परेचर से। तो बेटा आपका इक्विलिब्रियम जरूर चेंज होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम चेंज हुआ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। बाकी किसी फैक्टर से अगर चेंज हुआ, 5 फैक्टर पे इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है, टेम्परेचर से अगर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। लेकिन अगर बाकी 4 फैक्टर से चेंज हुआ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर से चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम से चेंज नहीं होगा, टाइम से चेंज नहीं होगा, कंसंट्रेशन से नहीं होगा। ठीक है? यस सर। यस सर। बाकी ये एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक आप सबको आता है। जब रिएक्शन में राइट साइड में बेटा प्लस क्यू लिखा हो तो डेल्टा एच क्या होता है? माइनस क्यू। रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। राइट साइड में प्लस क्यू, लेफ्ट साइड में माइनस क्यू भी हो सकता है। और बेटा जब कुछ ना लिखा हो तो तुरंत डेल्टा एनजी निकालना। अगर डेल्टा एनजी लेस देन 0 और इक्वल टू 0 है तो एक्सोथर्मिक, ग्रेटर देन 0 है तो एंडोथर्मिक। देखो इसका डेल्टा एनजी 0 है, इसका डेल्टा एनजी -2 है, तो डेल्टा एनजी लेस देन और इक्वल टू 0 को बोलते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन बेटा कैसी होती? एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक, हीट इज एब्जॉर्ब, डेल्टा एच प्लस क्यू। रिएक्शन में बेटा राइट साइड में अगर माइनस क्यू है तो डेल्टा एच क्या होता है? प्लस क्यू। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन। सर वो पिछला वाला फिर से बता दीजिए सर, पिछला। ये वाला देखो बेटा, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इज रिलीज। ठीक है? डेल्टा एच को बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच का मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज। अगर बेटा रिएक्शन में राइट साइड में प्लस क्यू लिखा हो तो डेल्टा एच क्या होता है? माइनस क्यू। रिएक्शन एक्सोथर्मिक। या ऐसे बोलो, लेफ्ट साइड में माइनस क्यू लिखा हो या राइट साइड में प्लस क्यू लिखा हो तो डेल्टा एच क्या होता है? माइनस क्यू। ऐसी रिएक्शन, या इसको ना ही पढ़ो, ज्यादा अच्छा, कंफ्यूज हो जाओगे फालतू का। ठीक है? अगर रिएक्शन में राइट साइड में प्लस क्यू है तो डेल्टा एच माइनस क्यू। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। और अगर बेटा कुछ ना दिया हो तो तुरंत डेल्टा एनजी निकालना। डेल्टा एनजी लेस देन 0 है और इक्वल टू 0 है, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। अभी एक क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से। एंडोथर्मिक का मतलब हीट इज एब्जॉर्ब, डेल्टा एच पॉजिटिव। रिएक्शन में अगर राइट साइड में माइनस क्यू है तो डेल्टा एच क्या होगा? प्लस क्यू। इसको क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन। एंडोथर्मिक। देखो इसका डेल्टा एनजी +1 है। और ये सब आइस से वाटर बनना, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, ये सब फिजिकल चेंज क्या? एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड एक्सो। अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड एक्सो तो बैकवर्ड एंडो, फॉरवर्ड एंडो तो बैकवर्ड एक्सो। और बेटा ये एक्सेप्शन याद रखना, N2 + O2 gives 2NO। डेल्टा एनजी बेटा क्या होता है? 0। फॉर्मेशन है ये। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सो होगी,
लेकिन एक्चुअल में बेटा ये एंडो होती है। कोई बताएगा क्यों? सर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है डिसोसिएशन में हाई नाइट्रोजन एनर्जी का होती है। जो ऑक्सीजन दोनों को मिलके साथ में बिल्कुल सही बॉन्ड बात। डिसोसिएशन एनर्जी बहुत होती है। यहाँ पर नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ जाती है, इसलिए रिएक्शन एक्सो की बजाय एंडो हो जाता है। चलिए आप बताइए, एक्सो के लिए फॉरवर्ड की एक्टिवेशन और बैकवर्ड की एक्टिवेशन में क्या रिलेशन होता है? सर बैकवर्ड की बैकवर्ड एक्टिवेशन ज्यादा एनर्जी ज्यादा बैकवर्ड होती की है, कम होती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की ज्यादा। बैकवर्ड की ज्यादा होती है, फॉरवर्ड कम होती है। ये आंसर है। देखो एक जन बोल रहे हैं बैकवर्ड की कम होती है, नहीं, बैकवर्ड की ज्यादा होती देखो बेटा फार्मूला क्या बताया था, ठीक, एंडोथर्मिक है, इसको पॉजिटिव रखना है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। एक्सोथर्मिक है, इसको निगेटिव रखना है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। सिंपल, सोचने की ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, पेन चलाइए। ठीक है, अब देखो बेटा डाल्टन्स लॉ का एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर डिसोसिएशन रिएक्शन। जब बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया हो, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर आपको दिया, ठीक है, आपके पास बेटा एक डिसोसिएशन रिएक्शन है, यानी उसका डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है, यानी बेटा वो एंडोथर्मिक है। जैसे देखो PCl5 गिव PCl3 प्लस Cl2, A गिव्स B प्लस C, X गिव Y प्लस Z, टोटल प्रेशर बेटा P दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया है, पूछेगा बताओ Kp का फॉर्मूला क्या होगा, या फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल फार्मूला याद रखोगे, न्यूमेरिकल एक एक लाइन के। देखो बेटा जैसे ये PCl5 गिव PCl3 प्लस Cl2, देखो बेटा एक पॉइंट अपने माइंड में सेट कर लो, जब भी बेटा अल्फा दिया हो या अल्फा बेटा निकालना हो लेकिन इनिशियल अमाउंट नहीं दिया है, हमेशा बेटा स्टार्ट किससे करते हैं, 1 से। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब अल्फा दिया हो या बेटा अल्फा निकालना हो, इनिशियल अमाउंट ना दिया हो, हमेशा स्टार्ट किससे करोगे, 1 से। क्लियर? यस सर। देखो बेटा PCl5 गिव PCl3 प्लस Cl2, ये जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं बेटा वो इस टाइप की रिएक्शन के लिए, PCl5 के लिए या उसकी जैसी रिएक्शन के लिए, यानी जिसमें 1 मोल प्रोडक्ट टूटता है लेकिन 2 मोल प्रोडक्ट बनते अलग अलग। देखो बेटा T बराबर 0 1 0 0 एट इक्विलिब्रियम बेटा इसका अल्फा टूट गया, तो बोलो PCl3 कितना बनेगा, अल्फा, Cl2 कितना बनेगा, अल्फा। अब देखो बेटा इधर देखिए, आपको बेटा Kp निकालना है, ये बेटा Kp का फॉर्मूला हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, यानी बेटा Kp आप कब निकाल पाओगे, जब तीनों का पार्शियल प्रेशर मान लो, और दिया क्या है, टोटल प्रेशर, तो टोटल्स को पार्शियल में कन्वर्ट करना है तो डाल्टन की हेल्प लेनी पड़ेगी। कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो फिर मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन के लिए ईच का क्या चाहिए, मोल। तो देखो इक्विलिब्रियम पर ये बेटा रट जाना चाहिए, इक्विलिब्रियम पर PCl5 कितना बनता है, बचता है 1 माइनस अल्फा, PCl3 कितना बनता है, अल्फा, Cl2 कितना बनता है, अल्फा। पहले बेटा टोटल मोल निकालते हैं, फिर ईच का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, फिर ईच का पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। अब बेटा इसको जरा आप सही से ऊपर से नीचे तक देखिए, कोई स्टेप ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा आपको, बोलो बेटा, आराम से देखना, जल्दबाजी नहीं। देख लो किसी स्टेप में कोई दिक्कत,
बोलो बेटा। नो सर। तो देखो बेटा, जब भी डेरिवेशन करना हो क्या करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, 1 0 0। मान लीजिए रिएक्टेंट कितना खर्च हुआ, अल्फा। 1 से जब भी स्टार्ट करना, टूटने वाला क्या कहलाएगा, अल्फा। प्रोडक्ट कितना बनेगा, स्टाइक्योमेट्री देखना, 1:1 है, इसलिए अल्फा अल्फा लिया। सबसे पहले बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम निकालना, फिर ईच का मोल फ्रैक्शन निकालना, ईच का पार्शियल प्रेशर निकालना, केपी का फॉर्मूला लिखना, ये आपका डेरिवेशन हो गया। क्लियर? यस सर। अगर आप समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। यस सर। अगर समझ में आया है तो 2 मिनट के अंदर जरा इसका डेरिवेशन करो। ईमानदारी से अभी करना, ये नहीं कि रटा हुआ है बता दिया। बताओ जरा, क्योंकि मैं बीच का स्टेप भी पूछूंगा आपसे भी। बताओ इस रिएक्शन का केपी डिराइव करके बताओ। फटाफट करके बताओ। ये ब्रेकिंग न्यूज क्या पड़ी हुई है यार, बिग 4 अल्फा ब्रेकिंग न्यूज। स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। केपी क्या आया, 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस ये आया। 4 अल्फा ये पी नहीं आएगा यहाँ पे। आएगा सर। 4 अल्फा स्क्वायर p अपॉन 1 माइनस अल्फा। सर 4 अल्फा स्क्वायर p अपन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। 1 माइनस। यस सर, ये यार। ईमानदारी से सबने किया है ना? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर, इसलिए टाइम लग रहा है। चलो जरा बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या आया था? 2 अल्फा अपन 1 प्लस अल्फा इंटू p। 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा p। स्क्वायर कहाँ से आ गया देवी जी? 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। यस सर। और पी ये क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस। प्लस अल्फा इंटू p टोटल। इंटू p। देखो यही किया है। यस यस सर। देख लो किसी स्टेप में कोई दिक्कत। सबसे पहले बेटा स्टार्ट किससे किया, 1 से, 1 0। 1 माइनस अल्फा, देखो यहाँ 1:2 है तो 2 अल्फा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल मोल, फिर बेटा ईच का मोल फ्रैक्शन, ईच का पार्शियल प्रेशर, केपी का फॉर्मूला, वैल्यू रखा, ये आ गया। अब आपको बेटा ये दो रिलेशन याद रखने हैं। अगर आपकी रिएक्शन PCl5 है या PCl5 जैसी है तो केपी का फॉर्मूला बेटा ये होता है। अगर आपकी रिएक्शन बेटा N2O4 है, N2O4 जैसी है तो केपी का फॉर्मूला बेटा ये। और अगर बोले कोई कि KP1 अपॉन KP2 क्या होगा, तो ये रिलेशन है, सेम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, दोनों को डिवाइड कर दिए। ठीक है भाई? हेलो, यस सर। सर। सुनिए, अब ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अगर आपकी रिएक्शन PCl5 है तो ये केपी का फार्मूला है, N2O4 या N2O4 जैसी तो ये केपी का फार्मूला है। दोनों में टोटल नंबर ऑफ मोल इक्विलिब्रियम पर 1 प्लस अल्फा होता है। और ये बेटा इक्विलिब्रियम पर मोल याद रखना, PCl5 का मोल 1 माइनस अल्फा, N2O4 का मोल 1 माइनस अल्फा, NO2 का मोल 2 अल्फा, PCl3 और Cl2 का मोल अल्फा अल्फा। ठीक है? यस बोलो। सर।
ये बेटा A gives 2B है, KP आपको 640 दिया है, P टोटल बेटा 160 दिया है। बताओ एट इक्विलिब्रियम B का एक्टिव मास कितना है? बोलो। बताओ भाई। √2 √2 नहीं होगा देवी जी, फिर से करिए। √2 सर, 1/√2 और थोड़ा सही पहुंच गई हो, थोड़ा और सही बताओ। सॉरी, पहले तुमने सही बताया था। 2/√2 पहले सही 1 by बताया था। root 2 ना सर? नहीं, Yes, पहले सही बताया था उस लड़की ने, √2 हो √2 है। जाएगा। यस सर, √2 अल्फा बेटा 1/√2 आएगा, यस सर, लेकिन बी का मतलब बेटा क्या है? 2 अल्फा है ना, 2 अल्फा। तो अच्छा 2 yes इंटू sir, 1/√2। yes sir, alpha बोलो 1 by root 2। पहले उस बच्ची ने सही बताया था वो। मैं अच्छा बताओ 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.707 0.707 कहाँ से याद हुआ ये? 12 बार करके। IRMS निकाल के। हाँ, वो RMS वाले में आता है यस ये। सर। चलिए इसको जरा बेटा आप डेराइव करो, सॉल्यूशन मत देखना। ये रिएक्शन है, सर वो लास्ट कौन सा बेटा? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? यही वाला। यस सर, ये जो इसको बताएं? बोलो बेटा। देखो देखो बेटा, स्क्रीन आ रही ना बेटा? यस सर, देखो बेटा A gives 2B है, तो ये किससे रिलेटेड है? N2O4 gives 2NO2। तो बेटा Kp का फॉर्मूला क्या हुआ? ये बेटा 640 है, P/1 माइनस अल्फा। ये बेटा 160 इंटू 4 ये कैंसिल हो गया, 1 बराबर 2 अल्फा स्क्वायर। अल्फा बेटा 1/√2 आया, लेकिन आपका बी तो बेटा कितना बनेगा? 2 अल्फा ना। √2 आ जाएगा। ठीक बेटा? यही निकला था। ठीक है बेटा? यस सर, यस। चलो जरा इसको तुम डेराइव करो। ये रिएक्शन है, 2 बार आ चुका है नीट में, ईमानदारी से अभी डेराइव करोगे। पी टोटल पी है, DOD इसका x है, x ले लो या अल्फा ले लो, और बेटा x 1 से बहुत कम है। डेराइव करो KP इसका px³/2 करो, देखो कर पाते हो?
अल्फा क्यूब पी स्क्वायर बाई 2। अल्फा क्यूब पी स्क्वायर नहीं होगा यार, आंसर लिखा तो है, देख नहीं रहा, पी एक्स क्यूब। सॉरी, अच्छा पी कट जाएगा। स्क्वायर पी अपॉन 2 प्लस अल्फा। नहीं बेटा, ये आएगा, देखो लिखा हुआ है केपी इक्वल टू। यस सर, आ गया। आ रहा है सर। आ रहा सबका? यस सर। यस सर। जिसका नहीं आया बेटा वो यहाँ से देखो, देखो स्टेप कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो बेटा, ये रिएक्शन है 1 0 0। मान लो बेटा इसका x टूट गया तो कितना बनेगा x, ये बेटा कितना बनेगा x/2। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मोल 1 + x/2। फिर देखो बेटा ईच का पार्शियल प्रेशर निकालो, 1 - x या 1 + x/2 को हमने 1 ले लिया है। देखो यहाँ 1 - x की जगह 1, 1 + x/2 की जगह। स्क्रीन आ रही ना बेटा? आ रही है सर। तो देखो यस सर। पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ AB2 इनटू टोटल प्रेशर। देखो ये मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, x 1 से बहुत कम है तो 1 - x की जगह 1 ले लिया, 1 + x/2 की जगह 1 ले लिया। देखो बेटा ये P आ गया। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ AB PX आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 PX/2 आया। ठीक है, फिर आपका बेटा ये KP का फॉर्मूला है, वैल्यू रखा, आंसर आ गया। सर एक हाँ बोलो डाउट, बेटा। जैसे कि आपने यहाँ पे x लिया है, मैंने यहाँ पे 2x ले लिया और x/2 की जगह पे सिर्फ x लिया तो भी आ जाएगा ना ऐसे? फिर तब भी आएगा। ओके सर। एक बार देखो बेटा क्वेश्चन आया था तब ये आंसर था, और एक बार क्वेश्चन आया था तो ये आंसर था। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यस यस सर। चलो इस क्वेश्चन को करो जरा। N2O4 कन्वर्ट हो रहा 2NO2 में, इक्वल टोटल प्रेशर 1 atm है, अल्फा 25% है, केपी की वैल्यू बताओ। सॉल्व करो, केपी क्या होगा। तो बेटा ये फार्मूला लग जाएगा, 4 अल्फा 1/4 1/4 इंटू 1 1 - 1/16। कितना आया बेटा? बोलो बेटा। 4/15। 4/15। 4/15। 4/15 4/, सबका आ रहा? यस सर। यस सर। तो कल बेटा आप लोग ऐसा करेंगे, एनसीईआरटी के शुरू के 6 पेज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। कल शुरू के 6 पेज पढ़िएगा, फिर हम पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको करा देंगे। सर आप जो पढ़ाए उसकी नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ अभी भेज दे रहे हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। थैंक यू। ठीक बेटा, ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
है।